नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त रामभूल सिंह। आज हम आपको बताने वाले हैं आखिर गंगा एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक पहुंचाया जा रहा है। 130 किलोमीटर का ये कॉरिडोर अब जल्द ही बनने वाला है। उसके साथ ही इसे बुंदेलखंड से भी जोड़ने की बड़ी योजना बनाई गई है। इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, आप सभी से निवेदन है, आप वीडियो को शेयर करिए, न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी करिए। उत्तर प्रदेश की सड़क कनेक्टिविटी को लेकर के एक ऐसी खबर सामने आई है जो आने वाले वर्षों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर प्रयागराज और उत्तराखंड तक का सफ़र करने वालों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। नेट ने गंगा एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक विस्तृत करने की मंजूरी दे दी है। यानी अब जिस गंगा एक्सप्रेसवे की चर्चा लंबे समय से प्रयागराज से मेरठ तक की कनेक्टिविटी को लेकर होती रही है, उसके आगे हरिद्वार पहुंचाने का रास्ता साफ करने की दिशा में बड़ा फैसला लिया गया है। प्रस्तावित विस्तार में 130 किलोमीटर का होगा। इसमें 100 किलोमीटर का हिस्सा उत्तर प्रदेश और करीब 30 किलोमीटर का हिस्सा उत्तराखंड में आने की बात कही गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह परियोजना दोनों राज्यों के बीच में MOU यानी समझौता ज्ञापन किया जाएगा और खबर के मुताबिक इस परियोजना पर करीब 10,761 करोड़ रुपए का व्यय भार सरकार पर आएगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर गंगा एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक ले जाने की ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है। इससे किस किस ज़िले को फ़ायदा हो सकता है? क्या इससे प्रयागराज और हरिद्वार तक का सफ़र वास्तव में तेज होगा? बिजनौर को इससे क्या फ़ायदा मिलेगा और क्या यह सिर्फ सड़क परियोजना है या इसके पीछे कोई धार्मिक, पर्यटन और औद्योगिक विकास की बड़ी योजना है? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम सवालों का विस्तार से समझेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कुछ वर्षों से एक्सप्रेसवे नेटवर्क पर तेजी से विस्तार किए जाने पर जोर दिया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे जैसे प्रोजेक्ट अब प्रदेश के अलग अलग हिस्सों को तेज सड़क नेटवर्क से जोड़ने की कोशिश का बड़ा हिस्सा है। गंगा एक्सप्रेसवे को जो विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बीच में एक लंबा एक्सप्रेसवे कॉरिडोर तैयार करता है। अब इसके हरिद्वार के विस्तार का प्रस्ताव सामने आने के बाद में इसकी भूमिका और भी बड़ी हो सकती है। सरकार के अनुसार प्रस्तावित कॉरिडोर करीब 130 किलोमीटर का होगा। इसमें करीब 100 किलोमीटर सड़क उत्तर प्रदेश के और 30 किलोमीटर सड़क उत्तराखंड में बनाई जाएगी। इसका मतलब है एक्सप्रेसवे नेटवर्क यूपी की सीमा से आगे चलकर हरिद्वार तक पहुंचेगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के बीच एक समझौता किया जाएगा। यानी यह सिर्फ उत्तर प्रदेश के आंतरिक सड़क परियोजना नहीं होगी बल्कि दो राज्यों को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगा। 6 लेन का एक्सप्रेसवे भविष्य में 8 लेन का होने की संभावना है। अब बात करते हैं इस परियोजना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं की। प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण 6 लेन का किया जाएगा। ग्रीनफील्ड का मतलब है नई सड़क परियोजना, नया कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। इस सड़क को भविष्य में 8 लेन तक का विस्तृत करने की संभावना रखी गई है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी भी बड़े एक्सप्रेसवे की योजना बनाते समय आने वाले दशकों में यातायात की ज़रूरतों को ध्यान में रखना भी जरूरी होता है। अगर भविष्य में वाहनों की संख्या बढ़ती है तो अतिरिक्त लेन विकसित करके यातायात की अक्षमता को बढ़ाया जा सकता है। यानी सरकार सिर्फ आज ज़रूरत को ध्यान में रखकर नहीं बल्कि भविष्य की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर परियोजनाओं का ढांचा तैयार करने की कोशिश कर रही है। हालांकि यहाँ यह बात ध्यान रखनी जरूरी है, अभी तक इसकी DPR यानी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जानी है। DPR की रूट सटीक अलाइनमेंट, इंटरचेंज, पुल, अंडरपास, ओवरब्रिज,
भूमि की ज़रूरत और निर्माण से जुड़ी हुई तकनीकी भी स्पष्ट होगी। इसलिए अभी हर गांव, हर कस्बे का अंतिम रूट बताना सही नहीं होगा। प्रयागराज और हरिद्वार से सीधे जोड़े जाएंगे। दोस्तों, इस परियोजना की सबसे बड़ी विशेषता शायद यही है कि इसके पूरा होने के बाद में प्रयागराज और हरिद्वार के बीच एक्सप्रेसवे नेटवर्क तैयार हो सकता है। प्रयागराज और हरिद्वार दोनों के में धार्मिक सांस्कृतिक दृष्टि से देश का प्रमुख शहर बन जाएंगे। दोनों शहरों का संबंध गंगा नदी और धार्मिक पर्यटन की गहराई से जुड़ा हुआ है। प्रयागराज में कुंभ का आयोजन होता है। हरिद्वार भी प्रमुख शहरों में से शामिल है। यहाँ भी धार्मिक आयोजन होते रहते हैं। ऐसे में इन दोनों शहरों के बीच बेहतर सड़क संपर्क बनने से श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए यात्रा आसान हो सकती है। सरकार का मानना है इससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन इसका फायदा केवल यात्रियों तक ही सीमित नहीं रहेगा। जहां बेहतर सड़क होती है वहां व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ने की संभावना भी रहती है। पर्यटन बढ़ता है, होटल, रेस्टोरेंट, परिवहन, स्थानीय बाजार और दूसरी सेवाओं की मांग भी बढ़ सकती है। इसका असर स्थानीय रोजगार पर भी बढ़ सकता है। बिजनौर के लिए ये क्यों महत्वपूर्ण है परियोजना, इस पर भी हमें चर्चा करनी होगी। बिजनौर उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जिसकी भौगोलिक स्थिति उत्तराखंड के करीब है। वर्तमान में बिजनौर और हरिद्वार के लिए प्रमुख मार्गों में मेरठ बिजनौर हरिद्वार राष्ट्रीय मार्ग भी शामिल है। अब अपर गंगा एक्सप्रेसवे के विस्तार हरिद्वार तक होगा और बिजनौर के आसपास के क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी मिल सकती है। इसका बड़ा फायदा यह हो सकता है कि बिजनौर का संपर्क सिर्फ हरिद्वार से ही नहीं बल्कि गंगा एक्सप्रेसवे के नेटवर्क के जरिए प्रदेश के दूसरे हिस्सों को भी मजबूत करे। यानी बिजनौर के लोगों को कारोबारियों के लिए कनेक्टिविटी का दायरा बढ़ सकता है। लखनऊ जैसे बड़े शहरों में संपर्क और एक्सप्रेसवे नेटवर्क के लिए यह बेहतर होने की संभावना है। अब यह देखना होगा अंतिम रूट बिजनौर जिले के कौन कौन से क्षेत्र में सीधे या प्रत्यक्ष रूप में जुड़ेंगे। इसका जवाब डीपीआर के अंतिम अलाइनमेंट के सामने स्पष्ट होगा। दोस्तों, किसी भी एक बड़े एक्सप्रेसवे की सफलता इस बात पर निर्भर होनी चाहिए, इस बात पर तय भी नहीं होती कि अब वह कितनी गाड़ियां उस पर चल रही है। असली असर तब दिखाई देता है जब सड़क और आसपास की आर्थिक गतिविधियों को विकसित होने लगती है। बेहतर सड़क का मतलब माल की आवाजाही की आसानी। अगर किसी उद्योग को अपना सामान दूसरे शहर तक भेजने में कम समय और बेहतर सड़क मिलती है तो लॉजिस्टिक लागत भी कम करने में मदद मिल सकती है। इसी तरह कृषि उत्पादों को बड़े बाजारों में पहुंचाने का भी फायदा हो जाता है। बिजनौर और उसके आसपास के क्षेत्रों में कृषि आधारित गतिविधियां महत्वपूर्ण हैं। अगर किसानों और व्यापारियों को तेज कनेक्टिविटी मिलती है तो बाजारों तक पहुंच आसान हो जाती है। इसके अलावा एक्सप्रेसवे के आसपास वेयरिंग हाउस, लॉजिस्टिक सेंटर, दूसरे व्यापारिक गतिविधियां भी विकसित होने की संभावना रहती है। लेकिन ध्यान रहे, केवल एक्सप्रेसवे बनने से अपने आप में उद्योग नहीं लगते। इसके लिए जमीन, बिजली, पानी, औद्योगिक नीति, निवेश और स्थानीय सुविधाओं की जरूरत पड़ती है। इसलिए एक्सप्रेसवे के आर्थिक विकास की आधारभूत सुविधा के रूप में देखना ज़्यादा उचित होता है। अब बात करते हैं धार्मिक पर्यटन की। प्रयागराज और हरिद्वार दोनों धार्मिक पर्यटन के बड़े केंद्र हैं। अगर दोनों शहरों के बीच में सड़क संपर्क विकसित होता है तो श्रद्धालुओं के लिए यह एक सुविधाजनक स्थिति हो सकती है। कल्पना कीजिए यदि कोई परिवार प्रयागराज से हरिद्वार जाना चाहता है। अगर यात्रा के बड़े हिस्से में एक्सप्रेसवे नेटवर्क उपलब्ध हो तो रास्ते में समय और यात्रा में कम परेशानी होती है। इससे दोनों शहरों में फायदा नहीं होगा। रास्ते में आने वाले क्षेत्रों में भी पर्यटन का लाभ मिल सकता है। लोग रास्ते में रुकेंगे, स्थानीय भोजन का इस्तेमाल करेंगे, होटल धर्मशालाएं में ठहरेंगे, स्थानीय परिवहन का इस्तेमाल करेंगे, स्थानीय बाजारों की खरीदारी करेंगे। यानी एक बड़े धार्मिक कॉरिडोर और आर्थिक प्रभाव के लिए जिलों में पहुंचा जा सकता है। 10,761 करोड़ रुपए का खर्च इसमें आएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल है
इस परियोजना में कितना पैसा खर्च होगा। खबर के अनुसार हरिद्वार तक गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार लगभग 10,761 करोड़ रुपए का व्यय भार आएगा। यह राशि करीब 130 किलोमीटर के प्रस्तावित विस्तार से जुड़ी हुई है। इसमें लगभग 100 किलोमीटर का हिस्सा उत्तर प्रदेश में, 30 किलोमीटर का हिस्सा उत्तराखंड में होगा। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात भी है कि परियोजना केंद्र के वित्तीय भागीदारी से प्रस्तावित नहीं है, यानी परियोजना का वित्तीय भार राज्य सरकारों पर उनके प्रावधानों के अनुसार उठाया जाएगा। साथ ही खबर यह भी बताया जा रहा है कि टोल की वसूली भी उत्तर प्रदेश सरकार ही करे। अब व्यवस्था जमीन पर कैसे लागू होती है और इसका विस्तृत स्वरूप आगे क्या होगा। दोस्तों, यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी और आवश्यक है। कैबिनेट की मंजूरी का मतलब यह नहीं है कि अगले दिन एक्सप्रेसवे पर निर्माण शुरू हो जाता है। अभी आगे कई प्रक्रियाएं और भी हैं। सबसे पहले डीपीआर तैयार होगी, उसके बाद रूट और अलाइनमेंट से जुड़ी हुई तकनीकी जांच होगी, फिर जमीन की जरूरत पड़ेगी, अधिग्रहण की प्रक्रिया पर जुड़े हुए कदम उठाए जाएंगे, पर्यावरण की दूसरी आवश्यक मंजूरियों की जरूरत भी परियोजना के स्वरूप के अनुसार हो सकती है। इसके बाद टेंडर और निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इसलिए जनता को यह समझना चाहिए कि कैबिनेट की मंजूरी के बाद महत्वपूर्ण पड़ाव नहीं है, लेकिन पूरी परियोजना जमीन पर आने में समय लगता है। अब बात करते हैं झांसी लिंक एक्सप्रेसवे की। कैबिनेट का फैसला सिर्फ गंगा एक्सप्रेसवे तक सीमित नहीं है। इस बैठक में बुंदेलखंड का भी महत्वपूर्ण परियोजना को मंजूरी दी गई है। यह झांसी लिंक एक्सप्रेसवे प्रस्तावित झांसी लिंक एक्सप्रेसवे करीब 130 किलोमीटर का होगा। यह जालौन से झांसी के बीच में विकसित किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। इसका मतलब है कि बुंदेलखंड के सड़क नेटवर्क में एक महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ सकती है। 7,968.30 करोड़ रुपए की परियोजना है। झांसी लिंक एक्सप्रेसवे की अनुमानित लागत 7,968.30 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। इस परियोजना का पूरा संभावित भार राज्य सरकार वहन करेगी। खबर के अनुसार केंद्र सरकार वित्तीय भागीदारी इस परियोजना को प्रस्तावित नहीं की गई है। इस लिंक एक्सप्रेसवे से झांसी और उसके आसपास के बेहतर सड़क संपर्क के मिलने की उम्मीद है, लेकिन इसका यह एक महत्वपूर्ण पहलू है औद्योगिक विकास। बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी बिडा क्षेत्र को पिछले कुछ समय से बड़े औद्योगिक विकास की परियोजना चर्चा में है। इसमें केवल झांसी के आसपास डिफेंस कॉरिडोर से जुड़ी हुई गतिविधियों को महत्वपूर्ण है। ऐसे में अगर इन क्षेत्रों में तेज एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी मिलती है तो औद्योगिक और लॉजिस्टिक के लिए यह एक महत्वपूर्ण आधारभूत सुविधा बन सकता है। किसी भी डिफेंस या बड़े औद्योगिक क्षेत्र के लिए सड़क कनेक्टिविटी महत्वपूर्ण होती है। कच्चा माल आएगा, मशीनरी आएगी, तैयार उत्पाद बाहर जाएंगे, कर्मचारियों और दूसरे संसाधनों की आवाजाही होगी। इन सभी गतिविधियों के लिए अच्छी सड़क होनी जरूरी है। इसलिए झांसी लिंक एक्सप्रेसवे केवल एक सड़क नहीं बल्कि बुंदेलखंड के औद्योगिक भविष्य से जुड़ी हुई आधारभूत परियोजना के रूप में देखा जा सकता है। क्या यूपी में बन रहा है एक्सप्रेसवे का बड़ा नेटवर्क? अब जरा इसकी तस्वीर देख लीजिए। उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा पूर्वांचल से जुड़ रहा है, दूसरी तरफ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे नेटवर्क्स में विकसित हो रहा है। पश्चिमी यूपी में दिल्ली और मेरठ क्षेत्र में के साथ कनेक्टिविटी मजबूत हो रही है और अब गंगा एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक ले जाने की योजना सामने आई है। अगर ये योजनाएं निर्धारित स्वरूप में पूरी होती है तो उत्तर प्रदेश का एक्सप्रेसवे नेटवर्क राज्य अर्थव्यवस्था, परिवहन व्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, लेकिन इसके साथ ही चुनौती भी कम नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती भूमि के निर्माण। दोस्तों, बड़े एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट सबसे बड़ी चुनौती होती है जमीन के अधिग्रहण को शामिल होना है। जहां एक नई सड़क बनती है वहां बड़ी और बेहतर भूमिका भी ज़रूरत पड़ती है। किसानों की ज़मीन
मालिकों के हित को ध्यान में रखना जरूरी होता है। मुआवजे की प्रतिक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। इसके अलावा पर्यावरण और स्थानीय आबादी पर पड़ने वाले प्रभाव को भी ध्यान में रखना जरूरी है। एक्सप्रेसवे बनने से जहां विकास के नए अवसर मिलते हैं, वहीं पर कुछ क्षेत्रों में स्थानीय समस्याएं भी आ सकती है। इसलिए परियोजनाओं की सफलता केवल सड़क बनाने में नहीं, बल्कि उसके निर्माण के लिए, गुणवत्ता के लिए भी प्रभावित लोगों को उचित प्रतिक्रिया पर निर्भर करती है। क्या इससे सफ़र का समय कम होगा? अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या गंगा एक्सप्रेसवे और हरिद्वार तक का विस्तार का प्रयागराज और हरिद्वार तक के सफ़र में कुछ घंटों का हो जाएगा? इसका सटीक समय भी अभी बताना संभव नहीं है, क्योंकि अंतिम रूट, प्रवेश और विकास बिंदु, इंटरचेंज, विकास, तकनीकी चीज़ें अभी भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। इसके अलावा किसी भी यात्रा को वास्तविक समय, वहन और ट्रैफिक, प्रवेश और निकास की यात्रा को अन्य हिस्सों पर निर्भर करता है। इसलिए अभी भी किसी निश्चित समय का दावा करना सही नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि प्रयागराज और हरिद्वार तक की जुड़ी हुई एक्सप्रेसवे की नेटवर्क से जुड़ती है, वह लंबी दूरी की यात्रा व्यवस्थित और तेज होने की संभावना है। हरिद्वार उत्तर भारत का प्रमुख धार्मिक और पर्यटन केंद्र है। यहाँ साल भर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पर्यटक यहाँ पर पहुँचते हैं। अगर उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों में हरिद्वार तक तेज सड़क संपर्क मजबूत होता है, तो निजी वाहनों के साथ साथ पर्यटन और बस परिवहन को भी फायदा होगा। इसके अलावा धार्मिक आयोजनों में समय समय पर अतिरिक्त कनेक्टिविटी भी उपयोगी हो सकती है। हालांकि अंतिम असर परियोजना पूरी होने के बाद, यातायात की व्यवस्था लागू होने के बाद ही स्पष्ट हो। सड़क सिर्फ दो स्थानों को नहीं जोड़ती है, सड़क दो राज्यों, अर्थव्यवस्थाओं को भी जोड़ सकती है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में पहले ही बड़ी संख्या में लोगों का आवागमन होता रहता है। व्यापार, पर्यटन, शिक्षा और धार्मिक यात्राओं के कारण दोनों राज्यों के बीच में लगातार आवाजाही लगी रहती है। ऐसे में एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी दोनों राज्यों के बीच में आर्थिक संपर्क और मजबूत करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, इस पूरी खबर का अगला बड़ा पड़ाव है डीपीआर। यही डीपीआर बताएगा कि सड़क वास्तव में किस दिशा में जाएगी, कहां कहां इंटरचेंज होंगे, कहां पुल बनेंगे, कहां अंडरपास होंगे, कितनी ज़मीन की आवश्यकता होगी, निर्माण की अनुमानित समय सीमा क्या होगी। इस परियोजना की तकनीकी की लागत के प्रकार निर्धारित होगी। इसलिए आने वाले समय में डीपीआर की जुड़ी हुई जानकारी सामने आएगी और इस परियोजना की वास्तविक तस्वीर भी ज़्यादा साफ होगी। अब सवाल जो अक्सर लोगों के मन में रहता है, आमतौर पर जब किसी क्षेत्र में बड़ी सड़क परियोजना आती है तो कनेक्टिविटी बढ़ने का कारण आसपास की आर्थिक गतिविधियां बढ़ सकती है क्या? इससे कुछ क्षेत्रों में जमीन की संपत्ति बढ़ने की मांग है क्या? लेकिन यह हर जगह समान नहीं होता है। यह बात निर्भर करता है कि एक्सप्रेसवे का इंटरचेंज कहाँ है, आसपास उद्योग आते हैं या नहीं आते हैं, शहर की कितनी दूरी होगी, स्थानीय विकास कैसा होगा। इसलिए केवल एक्सप्रेसवे की घोषणा के आधार पर जमीन खरीदने और निवेश करने का निर्णय उचित नहीं। किसी भी निवेश से पहले आधिकारिक रूट और स्थानीय नियमों की जानकारी जरूरी है। सरकार के सामने कई चुनौती है। कैबिनेट की मंजूरी मिलना एक बड़ा कदम है, लेकिन असली चुनौती अब शुरू होती है। परियोजना को समय पर तैयार करना, लागत को नियंत्रित करना, भूमि अधिग्रहण को पारदर्शी बनाना, निर्माण की गुणवत्ता को बनाए रखना, पर्यावरणीय प्रभाव को ध्यान में रखना। अब सबसे ज़रूरी यह है सड़क बनने के बाद में सही उपयोग और रखरखाव को सुनिश्चित करना। अगर सभी काम बेहतर तरीके से हो जाते हैं, गंगा एक्सप्रेसवे का हरिद्वार तक विस्तार हो जाता है, तो सवाल बड़ा यह भी है कि यह व्यवस्थित कैसे किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी में यह बड़ा बदलाव भी ला सकता है। झांसी लिंक
भी बुंदेलखंड के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी तरफ झांसी लिंक एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड की एक महत्वपूर्ण हो सकता है। बुंदेलखंड लंबे समय से औद्योगिक, आर्थिक और विकास की बड़ी चुनौतियों से जुड़ता हुआ और जूझता रहा है। अगर सड़क कनेक्टिविटी बेहतर होगी तो इसके साथ ही औद्योगिक निवेश और रोजगार परियोजनाएं जमीन पर आती है और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा होता है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ में झांसी लिंक से जुड़ना नेटवर्क को मजबूत करना हो सकता है, लेकिन यहाँ भी बातें लागू होती है। सिर्फ सड़क पर्याप्त नहीं है, सड़क पर उद्योग होने चाहिए, उद्योग के साथ में रोजगार होना चाहिए और रोजगार के साथ में स्थानीय लोगों के कौशल के अवसर भी जरूरी है। अगर पूरी खबर को एक समान लाइन में समझे तो कैबिनेट के इन फैसलों में दो बड़े क्षेत्र दिखाई देते हैं। एक तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हरिद्वार तक कनेक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश, दूसरी तरफ बुंदेलखंड झांसी जालौन के बीच में एक्सप्रेसवे संपर्क करने की योजना। एक परियोजना धार्मिक, पर्यटन और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी से जुड़ी है, दूसरी परियोजना औद्योगिक और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी से जुड़ी है। यानी दोनों परियोजनाओं का उद्देश्य अलग अलग क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क को मजबूत करना है। अब नज़र रहेगी इन चीज़ों पर। पहली, गंगा एक्सप्रेसवे विस्तार में डीपीआर तैयार करते हैं। दूसरा, 130 किलोमीटर के प्रस्तावित विस्तार का अंतिम रूट क्या होता है। और तीसरी, जमीन अधिग्रहण के निर्माण की प्रक्रिया कब शुरू होती है। इस प्रकार लिंक एक्सप्रेसवे के लिए विस्तृत परियोजना की प्रक्रिया का निर्माण टाइमलाइन महत्वपूर्ण होती है, इसलिए जानकारी सामने आएगी तो तस्वीर ज़्यादा स्पष्ट। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के कैबिनेट के इन फैसलों से उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे नेटवर्क के विस्तार की दिशा महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। गंगा एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक बढ़ाने की योजना 130 किलोमीटर की है। करीब 100 किलोमीटर हिस्सा उत्तर प्रदेश में होगा और 30 किलोमीटर का हिस्सा उत्तराखंड में होगा। परियोजना पर लगभग 10,761 करोड़ रुपए का आय व्यय होने की बात सामने आई है। इसके लिए दोनों राज्यों में MU होगा। वहीं झांसी लिंक एक्सप्रेसवे भी 130 किलोमीटर का होगा और यहां इसकी अनुमानित लागत 7,968.30 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। इसे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। इससे झांसी जालौन बीडा क्षेत्र में डिफेंस कॉरिडोर के जुड़ी कनेक्टिविटी मजबूत होने की उम्मीद है। लेकिन याद रखिए, परियोजना के कई महत्वपूर्ण चरण भी है। खासकर गंगा एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक के लिए डीपीआर अंतिम अलाइनमेंट आने के बाद में यह साफ हो सकेगा सड़क वास्तव में किन क्षेत्रों से होकर गुजरेगी, किन स्थानों पर इसका सीधा फायदा होगा। इसलिए अगर आप यह जानना चाहते हैं गंगा एक्सप्रेसवे का हरिद्वार वाला हिस्सा आपके जिले या क्षेत्र में होकर जाएगा तो आधिकारिक रूट सामने आने का इंतजार करना भी जरूरी है। जैसे ही इस परियोजना की डीपीआर अंतिम रूट जमीन अधिग्रहण से जुड़ी हुई आधिकारिक जानकारी सामने आएगी, हम आपको पूरी जानकारी आसान भाषा में जरूर बताएंगे। आपको क्या लगता है, क्या गंगा एक्सप्रेसवे हरिद्वार तक जाने वाली पश्चिमी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की कनेक्टिविटी में बड़ा बदलाव आएगा? क्या झांसी लिंक एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड के उद्योग को रोजगार बढ़ाने में मदद करेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसी ही उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई परियोजनाओं की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। हम आपको बताएंगे देश विदेश में कहाँ कहाँ बन रहा है सड़क नेटवर्क, रेलवे नेटवर्क। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।